आइए सुनते हैं मंजुल भगत जी की कहानी निशा। उसका नाम निशा था। लड़की खुशकिस्मत थी। स्वयं को ऐसा ही समझती थी। बचपन से ही माँ ने उसे दुश्चिंताओं से संशकित अत्यधिक लाड़ प्यार नहीं दिया। बहनों में उसकी गिनती चौथे नंबर पर बैठती थी। उसका स्वास्थ्य उत्तम, पाचन शक्ति लक्कड़ पत्थर हजम और क्षुधा ऐसी थी कि घास पात अधकचरा अधपका जो भी मिले सब चलता था। मानो बिना पानी खाद के ही वो बेल बढ़ती चली जा रही थी। रूप उसका सामान्य था। घर आए अतिथि कभी उसकी ओर इतने आकर्षित न हो पाते कि उसको ये किसी परफॉर्मेंस का आग्रह करे। अटपटी फरमाइशें उसकी छोटी गोरी गोरी डबल रोटी से गालों वाली बहन से ही अधिक की जाती। जैसे, अरे ये तो बड़ी प्यारी सी बिटिया है, सुनाना तो हमें कोई पोयम आती है क्या। और गुड्डो दोनों हाथों से अपनी राशि, सफ़ेद चौक के टुकड़े, रंगीन कागजों के पुर्जे और कोका कोला की बोतलों के ढक्कन संभालती मुंह फाड़कर बाबा ब्लैक शिप शुरू कर देती। तब उसके मन में भी प्रबल इच्छा उठती कि वो ऐसा कुछ अद्भुत कर डाले कि सब लोग चौंककर उसकी ओर देखने लगे। गुड्डो की माँ ने इस बार पुत्र की आशा की थी। सपने में नारियल जो दिखलाई दिया था उन्हें, उनकी चाल और उठते पाँव का एंगल देखकर दादी ने भी यही ऐलान किया था, चलो इस दफ़े तो खानदान का नाम चलाने को बेटा ही आएगा। माँ ने पहले ही से बुश शर्ट कमीज़ें सिल ली थीं, परंतु गुड्डी के आगमन पर दादी पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी। माँ गुड्डो को चांद सा मुखड़ा देखकर ही निराशा का कड़वा घूंट निकल पाई थी। 2 वर्ष तक गुड्डो ने निक्कर कमीज ही पहने थे। पहले से संजोया चाव माँ उस पर उड़ेलने लगी थी। पर तीसरे वर्ष को पार करते न करते गुड्डो झालर वाली फ्रॉक, लाल रिबन और चूड़ियाँ पहनने को मचल उठी। तभी माँ का भ्रम टूटा था और वो पूर्ण रूप से उसे बेटी मान पाई थी। दादी मन में पोते की ललक लिए ही स्वर्ग सिधार गई थी। मेहमानों के आने पर पिताजी सदा निशा से बड़ी दीपा को ही आवाज़ लगाते। वो बड़ी सुघड़ता से चाय नाश्ता की व्यवस्था करती। तब निशा बिना बुलाए ही बैठक में आकर सबसे बोलने चालने लगती। उसे तनिक भी संकोच न लगता। बैठक की औपचारिकता, रख रखाव, दुनियादारी की बातें उसे बड़ी दिलचस्प लगती, जैसे एक लघु नाटिका प्रदर्शित होने जा रही थी। दीपा से बड़ी रूपा जब ससुराल से आती तो पिताजी बैठक में बड़े गर्व से उसका परिचय देते। ये हमारी नंबर 2 बेटी है, जमाई निर्मल उद्योग में सेल्स डायरेक्टर हैं। अरे भाई बुलाओ ना उन्हें भी। ये भी कोई रूपा का परिचय हुआ, ये तो जीजा जी का परिचय है। किंतु सबसे बड़ी जीजी जब ससुराल से आती तो बैठक में बुलाकर पिताजी आओ भाई बैठो के अतिरिक्त कुछ भी ना कह पाते। कहते भी क्या, बड़े जीजा की तो नौकरी ही चौपट थी और जीजी कौन सा मैके में मेहमान की तरह आई थी, वो तो अभी यहाँ ही टिकने वाली थी। जीजी सकुचाई सी बैठ जाती, जैसे अभी उनसे कोई पूछेगा और आपके पति क्या काम करते हैं। जीजी क्यों ऐसा महसूस करती हैं, ये कोई उनकी कमी थोड़ी ही है, निशा सोचती। रूपा जीजा जी को छोड़कर एक दिन के लिए भी नहीं आती। ऊंचे ओहदे पर होने के कारण छुट्टियां अधिक लेना उन्हें शोभा नहीं देता था। इसी से उन लोगों का आना विशेष अवसरों पर ही हो पाता था। जीजी के ही भाग्य में पीहर का सुख अधिक लिखा था। दीपा का जब रिश्ता तय हुआ तो पिताजी ने बड़े गर्व से उसके इंजीनियर पति और घर के मकान इत्यादि का बखान किया। जीजी को तो ये वर्णन बहुत बार सुनना पड़ा। मौसी कहती हैं जीजी की अपनी पसंद की शादी थी, उन्होंने हट किया था और माँ पिताजी की एक न मानी थी, इसीलिए उन्हें यह सब भुगतना पड़ा। अच्छा हुआ जीजी ने जीजा जी को स्वयं ही पसंद कर लिया, नहीं तो उनकी भी दुकान सजाकर बार बार उन्हें लड़के वालों को दिखाया जाता, दीपा और रूपा की ही तरह। निशा के साथ कभी ऐसा हुआ तो वो या तो यहाँ से भाग खड़ी होगी या फिर खूब मज़े ले लेकर उनसे गपशप करेगी जैसे औरों से करती है। यूँ गुमसुम होकर ठस बनकर बैठी अपनी नुमाइश तो कदापि नहीं कर पाएगी। वो तो स्कूल के ओरल टेस्ट से भी अधिक बुरा है। दीपा को जब देखने आए थे, लड़के की बहन ने पूछा था, तुम्हें डांस का शौक है? दीपा ने घबराई सी आवाज़ में कहा, बचपन में 1 साल कथक सीखा था। अरे वो नहीं, बॉलरूम डांस, लड़के की बहन ने मुस्कुराकर समझाया। दीपा ने ना में सर हिला दिया। निशा को बहुत आश्चर्य हुआ। बॉलरूम डांस के लिए तो कभी और किसी ने नहीं पूछा था। ये तो बड़े मज़े की बात है। ये लोग तो दीपा से यही आशा करते हैं कि वो खूब मौज करे और मज़े में रहे बस। मैं दीपा की जगह होती तो फट से हाँ कर देती। भला इस हुनर को सीखने में भी कुछ देर लगती है। पर बॉलरूम डांस का शौक़ तो जीजी को भी था, पर वो तो अब बस कमर में आंचल खोसे घर में खटर पटर करती रहती हैं। दीपा की बात उसी घर में ठहर गई थी। माँ अब दीपा को अधिक चुस्त और सलीके से बातचीत करने की नसीहत देने लगी थी। जीजी भी अगर मॉडर्न हेयर स्टाइल बनाकर चुस्त ब्लाउज, शोक साड़ी, ऊंची अड़ी की सैंडल और मेकअप करके क्लब जाएं तो कैसी लगेंगी। निशा की कल्पना जीजी को खूब सजा संवार कर हंसते खिलखिलाते देखती। सचमुच जीजी तो सुंदर लग सकती हैं, रूपा से भी अधिक।
जीजी की दंत पंक्ति कितनी श्वेत, कितनी सुंदर है, पर वे तो कितना कम हंसती हैं। निशा शीशे में हंसकर देखती। उसके दांतों के बीच कहीं कहीं खाली जगह थी। कोई कोई दांत पटरी से हटकर ऊंचा नीचा भी पड़ता है। हुआ करे, हंसे बगैर तो वो एक दिन भी नहीं जी सकती। दीपा की शादी में रूपा ने न जाने जीजी को क्या कह दिया कि वो रिवासी हो गई थी। अपनी शादी से पहले जीजी कभी रोने धोने को नहीं होती थी। बहुत रुआब रखती थी, बड़प्पन भी। वो तो जैसे 12 वर्ष की आयु में भी बड़ी थी। अब तो बेहद सहमी सहमी सी रहती थी, जैसे किसी पल भी कोई उनकी इज्जत उतार देगा। निशा की समझ में ना आता, आखिर माँ के घर में भी वो कौन सी आबरू है जिसकी पॉलिश उतर जाने की संभावना उनके मन में सदा बनी रहती है। वे क्यों खुलकर रो नहीं लेती? अपना दुखड़ा माँ पिताजी को क्यों नहीं सुनाती? जैसे दीपा अब तीसरी बार ससुराल से आई तो ससुराल पुराण लेके बैठ गई थी। पिताजी को कैसी चिंता रहती है दीपा की। वो सदा उस पर बरगद के पेड़ छाया जैसी किए रहते हैं। ऐसे जरा सी धूप लगते ही वो कुम्हला जाएगी। दीपा की हस्तरेखाएं देखकर बचपन में ही ज्योतिषी ने बतलाया था कि कन्या इतनी भावुक और सुकुमार हृदय है कि ठेस लगने पर कौन जाने क्या अनर्थ हो जाए। सचमुच सुख सुविधा के तमाम साधन और सज्जन पति होने पर भी वो घंटों बैठी सास ननद के तानों पर मन में घुटा करती। पतीले में खदबदाती दाल की तरह मन की कुड़न पीहड़ वालों के सम्मुख व्यक्त करके ही उसे कुछ चैन मिल पाता। दीपा की शादी में तो निशा छोटी ही थी, पर इतनी बड़ी अवश्य थी कि अपने बदन पर फिसलते रूपा वाले जीजा के स्पर्श को पहचान सके। उस स्पर्श ने उसके बदन पर एक फुरहरी सी छोड़ दी थी, जैसे वहां कोई छिपकली रेंग गई हो। बताए रूपा को उसके अश्लील आलीशान पति की ये हरकत। फिर वो जीजी को कभी ताना नहीं भरेगी, किंतु फिर कहीं वही जीजी की तरह हंसना न छोड़ दे। वो इटलाती रूपा का गर्व इस तरह कभी न तोड़ सकेगी। टूटने के लिए एक जीजी ही काफ़ी है। जीजी, रूपा, दीपा, न जाने क्यों सब लड़कियां अपनी खुशियों की डोर पति से बांधी रहती हैं। अपना सुख, चैन, प्रसन्नता भी कहीं किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर करनी चाहिए। तभी ना दूसरा इतनी शक्ति रखता है कि पल में रुला दे और पल में हंसा दे। भावनाओं को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। मन में उठते बवंडर को जब वो शब्द नहीं दे पाती तो पुस्तकों में उसकी कुशल अभिव्यक्ति खोजा करती। लेखकों का कौशल, विचारकों के वाद विवाद उसे चमत्कृत करते और संतुष्ट भी, किंतु जिज्ञासा सदा बढ़ती ही चली जाती थी। निशा सर्वप्रथम लाइमलाइट में तब आई जब अचानक उसका हायर सेकेंडरी का परीक्षा फल घोषित हुआ। वो अच्छे नंबरों से प्रथम श्रेणी मार ले गई थी। माँ पिताजी ने उसे नूतन दृष्टि से देखा। बहनों पर भी खासा रौब पड़ा। बैठक में जुटे अतिथियों को पहली बात फिर यही बतलाई जाने लगी। सब लोगों की प्रशंसा भरी बधाइयाँ उसे बहुत बहुत भली लगती। माँ तो तब भी एक निश्वास खींचकर बोली, काश हमारी निशा लड़का होती, बुढ़ापे का आसरा होती। अब इसे फर्स्ट आकर कौन नौकरी करनी है। आई तो भी ठीक, ना आई तो भी ठीक। पिताजी को गुड्डों की पढ़ाई की चिंता हुई। बोले, निशा जरा इस छोटी को भी पढ़ावड़ा दिया कर। देखना तो जरा कहाँ कमज़ोर है ये। आजकल तो बीए पास से कम लड़की को कोई मांगता ही नहीं। निशा नियम पूर्वक गुड्डों को पढ़ाने लगी, पर वो पढ़ाई में एकदम फिसड्डी निकली। उसका चित्त लगता ही नहीं था पुस्तकों में। बीए के पहले वर्ष में ही गुड्डो लुढ़क गई और निशा फिर से प्रथम श्रेणी में बीए फाइनल में निकल गई। गुड्डो ने पुस्तकें पटक तत्काल आगे ना पढ़ने की घोषणा कर दी। बोली, बीए फीए मुझसे नहीं होगा, चाहे काट कर फेंक दो मुझे। काट कर फेंकने की नौबत तो खैर नहीं आई, पर पिताजी जोर जोर से निशा के लिए वर्ड ढूंढने लगे ताकि रास्ता साफ हो तो गुड्डो को भी ठिकाने लगा दें। निशा ने डंके की चोट पर कह दिया कि शादी वादी मुझे अभी नहीं करनी है, चाहे पिताजी मुझे जिंदा ही क्यों ना चुनवा दें। इसकी नौबत भी नहीं आई। पिताजी ने सरफरी निशा को एमए में डाल दिया और गुड्डो के लिए वर तलाशना शुरू किया। सुंदर सी गुड्डो को डॉक्टर वर मिला। ब्याह के दिन भांति भांति के नाते रिश्तेदार जुट रहे थे। निशा ने आते जाते अपने बारे में तरह तरह के डायलॉग सुने। कोई कह रही थी, जब बड़ी ही घर में बैठी है तो छोटी को क्यों ब्याह रहे हैं। कोई ऐब है क्या बड़ी में? ऐब होने पर भी बब्बो, 2 बेटियां तो अपने घर बार की ही सुहावें। दूसरी बोली, हैंगी भी तो बेचारियों की 5-5, एक आध होती तो भुगत भी लें। एक एक करके ना निपटाई तो छाती पे यही चिंता रख के जाने की नौबत आएगी। एक और आवाज़ आई, हाँ जी ये तो है ही। समर्थन करते करते एक औरत ने रूपा का जेवर हाथ में ले लेकर उसे तौलना परखना शुरू किया। रूपा बतलाई जा रही थी कि कौन सा जेवर यहाँ का है और कौन सा वहाँ का है। बड़े जीजाजी तब तक किसी छोटे मोटे काम में लग गए थे। कुछ कहने को हो गया था, पर आमदनी ना के बराबर ही थी। जीजी और भी हताश लगती थीं। शादी के हर काम में हाथ बटाती हुई वो अब भी सबसे कन्नी काट जाती। हर उत्तरदायित्व की महत्ता को संभालते संभालते भी वो ऐसे फिरती जैसे फालतू हों। निशा को लगता जीजी व्यर्थ ही रोती जा रही हैं। बड़े जीजाजी शर्म के मारे अपनी ससुराल बहुत कम आते।
शादी ब्याह में केवल जीजी ही आती। न जाने कौन सी उमंग खींच लाती। जीवन निर्वाह की निर्मम चक्की में पिसते पिसते भी न जाने कैसे वो अपने जेवरों में से कुछ बचा कुचा कर कभी अंगूठी, कभी कर्णफूल की जोड़ी उपहार में भी ले आती। न जाने वो उपहार होता या आबरू बचाने की सतर्क लालसा। गुड्डो को जीजी ने ही बड़े चाव से सजाया था। उसका उजला रूप दुल्हन की सजधज में और भी जगमगा उठा था। निश्चा आश्चर्यचकित सी सोच रही थी, रूप संवारने के इतने टोटके नुस्खे जीजी को मालूम है तो स्वयं क्यों नहीं संवरती। अब तक निशा को जैसे परीक्षाओं में बाजी मार लेने की आदत सी पड़ गई थी। एमए भी उसने आदतन फर्स्ट क्लास मार लिया। सफलता नशे की तरह उसके ऊपर छाने लगी। निजी स्तर पर वो एकदम स्वार्थी हो गई थी। अपनी प्रतिभा की प्रशंसा सुनने को इस तरह लालायित रहती जैसे कोई नायिका हॉल में तालियों की गुंजार सुनने को आते रहती हो। पीएचडी के स्कॉलरशिप पर जब वो घर छोड़कर अमेरिका जा रही थी, तभी उसे घर छोड़ने की व्यथा से अधिक भविष्य की आशातीत कल्पनाओं ने आत्मविभोर कर रखा था। वो मंत्रमुग्ध सी चली गई थी, सफलता की उच्चतर सीढ़ियां चढ़ने को आतुर। माँ पिताजी के पत्र आते रहते थे। वहीं उसे समाचार मिला था आत्महत्या का। आत्महत्या भावुक दीपा ने नहीं, रूपा ने की थी। मृत्युशैया पर अंतिम संदेश तक नहीं मिला था। माँ पिताजी उसकी अकारण मृत्यु से स्तबित थे। रूपा ने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया था। पढ़कर निशा के अंतःस्थल में शूल सा गड़ गया। रूपा का हंसता इतराता चेहरा माँ पिताजी को मुंह चढ़ाता सा लगा। कितना गर्व था उसे उसके भाग्य पर। तब माँ पिताजी का चेहरा भीख मांगता सा नजर आया। टूटे से शब्दों में पिताजी का दूसरा पत्र आया था। अब तुम लौट आओ निशा। तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए अब भी सुयोग्य वर ढूंढने में कठिनाई होगी। उम्र होने पर तो असंभव ही हो जाएगा। निशा नहीं लौटी थी तो अधिक गुण होना भी वर ढूंढने में रुकावट है। वो रूपा का अचल मृत चेहरा देखने का साहस भी नहीं जुटा पाई थी। जीजी के बारे में कई बार पूछने पर भी जब माँ पिताजी के पत्र चुप्पी साधे रहे तो उसने गुड्डो को उनके बारे में लिखकर पूछा। गुड्डो का संक्षिप्त सा उत्तर वज्रपात की भांति उस पर टूट पड़ा। पत्र में निहित कठोर सत्य ने उसके विश्वास की धज्जियां उड़ा दी। गुड्डो ने जो लिखा था उसका अभिप्राय था कि जीजी अपनी इज्जत बचाते बचाते न जाने कैसे उस ठौर पर जा पहुंची जहां आबरू और इज्जत बचाने का कोई भी प्रयत्न जतन ना करना पड़े। एक ही झटके में उन्होंने अपनी संपूर्ण इज्जत स्वयं ही उतार फेंकी थी। उन्होंने जीवन से जूझना ही छोड़ दिया था। बड़े जीजाजी पराजित निस्सहाय से समाज की नज़रों से और भी छुपते फिर रहे थे। निशा को अचानक समस्त संसार पर क्रोध आने लगा। जीजाजी, माँ पिताजी सब उसे घोर अपराधी लगे। क्यों वे जीजी को नहीं बचा सके। उसकी आंखों के सम्मुख जीजी का श्रृंगार विहीन लज्जित सा चेहरा घूम गया। कैसे वो इतना निर्लज्ज साहस जुटा पाई होंगी। क्या अब वो श्रृंगार प्रिय हो गई होंगी। माँ पिताजी के एक पत्र एक अरसे के बाद फिर से तटस्थ प्रकृतिस्थ हो पाए थे। इस बार निशा ने पीएचडी करते करते एक नौकरी भी ले ली थी। माँ ने इस बार लिखा था, गुड्डो को दूसरी जापे के लिए हमने यहीं बुला लिया था। हारी बीमारी में ससुराल में नाहक बिचारी को संकोच होता। अब की बार भी लड़का ही हुआ है। चलो अच्छा हुआ माँ की नाक रह गई, नहीं तो गुड्डो के ससुराल में सब कहते। बेटियां जनने वाली माँ ने विरासत में ये रोग बेटी को भी सौंप दिया। पिताजी के पत्रों से आभास मिला कि दीपा ने अपनी गृहस्थी में सारे स्टेटस सिंबल्स जुटा लिए थे और उसके ठाट बाट किसी भी उच्च वर्गीय महिला की नाक के 2 इंच ऊपर उठाने की सामर्थ्य रखते थे। तो भावुक दीपा ने भावनाओं में बहते बहते सुख सुविधा की हर तीली को इतने कसके पकड़ा कि अपने लिए पूरी नाव ही तैयार कर ली। जीजी सूखी नदी में नाव चलाते चलाते न जाने कब दिशा भूल गई और नाव छोड़कर ही भाग खड़ी हुई। रूपा की डगमग डगमग नाव उसे मजलीधार में ही ले डूबी। गुड्डो की बाल सुलभ सहज बुद्धि इतनी व्यवहारिक निकली कि उसकी नाव हर भंवर से बचती हुई मंथर गति से चलती जा रही थी और निशा, वो स्वयं ही एक मजबूत नौका है, तूफान में राह बनाती हुई दिशा खोजती सी नहीं। पीएचडी की थीसिस भी सबमिट हो चुकी थी। लगा जैसे देश लौटने का समय आ गया है। माँ पिताजी के इश्कौले लेती डोलती नैया को भी तो पार लगाना है। वापस लौटने की तैयारियों के बीच वो केबल पहुंचा। केबल खोलते समय उसके हाथ थरथराने लगे थे। हे भगवान, अब क्या शेष रह गया जिसका समाचार इसमें निहित होगा। खुला केबल किसी विषधर के फन के समान उसके सामने झूमने लगा। पढ़कर लगा एकाएक उसे नाग ने डस लिया है। ये विश्वास करने योग्य समाचार नहीं था कि गृह नाटक का निर्देशक निर्माता अचानक गृहस्थी के केंद्र बिंदु से खिसक कर गायब हो गया। कौन जानता था उनकी गृह नाटिका पर यूं पर्दा गिरेगा। क्या सचमुच पिताजी इस संसार से चले गए। अब कौन पल पल चौंकेगा उसके परिश्रम पर, सफलता पर। घर पहुंचते पहुंचते मृत्यु का करुण कोलाहल कुछ दब गया था। केवल माँ की बेबस उजड़ी सी छाया काया रह गई थी। बैठक का सन्नाटा पिताजी को पुकार रहा था।
कभी पीहर न जाने वाली माँ के मैके से जाने कैसे जर्जर मृत्यु की सी ठंडी श्वेत काया लिए निशा के नाना जी आ गए थे। कांपते से माँ से प्रथराई आवाज़ में कह रहे थे, चल बेटी मेरे साथ चल, अब यहाँ तेरा कोई काम नहीं रहा। निशा एकदम माँ से लिपट गई। नहीं माँ, नहीं, तुम यहाँ ही रहोगी मेरे पास। मुझे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट नहीं चाहिए, मुझे कोई दर्शक प्रशंसक नहीं चाहिए। तुम चली जाओगी माँ तो दीपा और गुड्डो के लिए भी कोई पीहर नहीं रह जाएगा। माँ चौंक कर वर्तमान में लौटी। तुझे क्या हो गया है निशा? क्या अनशन बक रही है? कैसी तालियाँ? पागल हो गई है क्या? मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तेरे पास ही रहूँगी सदा। तू ही तो मेरे बुढ़ापे का आसरा है बेटे। निशा को लगा खाली हॉल तालियों की गुड़गुड़ाहट से गूंज रहा है और वो मंच पर खड़ी अभिनेत्री भी है और दर्शक भी। तो ये थी मंजुल भगत जी की कहानी निशा। सुनने के लिए धन्यवाद।